बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यवसाय के अंदर जो हम प्रॉफिट कमाते हैं उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है कि व्यवसाय में लाभ ज़रूरी है अथवा नहीं है। तो 5 पॉइंट लिखे हैं इसमें। तो व्यवसाय चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लाभ हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी के लिए मतलब हर किसी कंपनी के लिए, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, छोटी फैक्ट्री हो चाहे बड़ी फैक्ट्री हो, लाभ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके पॉइंट्स लिखे गए हैं कि क्यों ज़रूरी है। नंबर 1, जीवित रहने के लिए। व्यवसाय को अगर लंबे समय तक चलाना है तो प्रॉफिट होना ही चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी आगे बढ़ने की और विकास करने की और लंबे समय तक जीवित रहने की प्रेरणा मिलती है। व्यवसाय के अंदर अगर लाभ होगा तभी तो हम उसके पैसे को इकट्ठा करके, लाभ को इकट्ठा करके बिज़नेस में दोबारा लगा सकते हैं। अगर हम अपनी जेब से पैसे लगाते जा रहे हैं और वो बिज़नेस जो है खर्चा भी पूरा नहीं उठा पा रहा, मतलब बिज़नेस के अंदर जो हमारी लागत लगी हुई है उसको भी पूरा नहीं कर पा रहा, तो फिर व्यवसाय को चलाए रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम कुछ एक्स्ट्रा कमाते हैं, 100 रुपये की चीज़ को 102 रुपये में बेचा, तो जो 2 रुपये हमारे लिए प्रॉफिट है वो 2-2 रुपये इकट्ठे होते होते तो पर यूनिट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट इकट्ठा होता है, तभी लंबे समय तक बिज़नेस चल पाता है और तभी उस पैसे को इकट्ठा करके हम अपने बिज़नेस की ग्रोथ कर पाएंगे। किसी भी व्यवसाय के अंदर, या तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो किसी भी व्यवसाय में कितना अच्छा व्यवसाय है, उसकी कुशलता, उसकी एफिशिएंसी हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, उसके प्रॉफिट को देखकर। हम देखते हैं कि ए बिज़नेस, बी बिज़नेस और सी बिज़नेस, ये 3 प्रकार के बिज़नेस हैं, तीनों एक ही प्रकार के हैं, लेकिन ए ने इतना पैसा कमाया, बी ने इतना कमाया, सी ने इतना कमाया। तो अगर बी ने सबसे ज़्यादा कमाया तो हम ये कहेंगे कि उसकी कुशलता ए और सी के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। तो किसी भी प्रकार के बिजनेसेस में प्रॉफिट ही सबसे ज़्यादा मेज़रमेंट का तरीका होता है किसी की एफिशिएंसी को मापने के लिए। हम यही कहेंगे कि ये बिज़नेस सबसे अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है तो इसकी एफिशिएंसी अच्छी है। जोखिम उठाने का प्रतिफल। व्यवसाय में आपको पता ही है कि रिस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको यही वाला करवाने वाला हूँ। तो व्यवसाय के अंदर रिस्क जितना ज़्यादा होगा, जोखिम उठाने की जो क्षमता जिसमें ज़्यादा होगी, वो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। प्रतिफल का मतलब होता है रिटर्न, बदले में मिलना, और जो प्रॉफिट है वो जोखिम उठाने के बदले ही प्राप्त होता है। आप जितना ज़्यादा जोखिम उठाओगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। जोखिम अगर आप कम उठाना चाहते हो तो आपको प्रॉफिट की मात्रा भी कम होगी। तो जो लाभ है वो जोखिम उठाने के बदले ही प्राप्त होता है। तो बिजनेसमैन बिजनेस में जोखिम उठाता है, उसके बदले उसे प्रॉफिट प्राप्त होता है। और व्यवसाय का जो नाम है या प्रतिष्ठा है, आप कहते हैं गुडविल है, यानी कि व्यवसाय का नाम है, तो उसको बढ़ाए रखने के लिए या बनाए रखने के लिए प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में कई बार अपने एग्जांपल में भी लेता हूँ, आप लोगों ने भी रिलायंस का नाम सुना है। तो रिलायंस का नाम, उसकी गुडविल क्यों बढ़ी है? क्योंकि उसकी प्रॉफिट कमाने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाते हैं, तो उसके जो मालिक हैं उसको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसी वजह से उनका नाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो किसी भी व्यवसाय का नाम किस तरह से पता चलेगा? उसकी प्रॉफिट की क्षमता को देख करके। तो आप इन कारणों से समझ चुके होंगे कि व्यवसाय में प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक जोखिम, बिजनेस रिस्क क्या है? बिजनेस में रिस्क जो होता है वो क्या है, उसका मतलब, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो आप देखते हैं कि बिजनेस में कुछ बातें होती हैं निश्चित, जो कन्फर्म है, और कुछ बातें होती हैं अनिश्चित, मतलब अनसर्टेन है, हो भी सकता है ना भी हो। जो होने की 100% गारंटी है उसे हम कहते हैं निश्चित होना। जैसे अगर हमने कोई मशीनरी खरीदी और वो मशीनरी हम प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें पता है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम होगी। ये बात तो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये बात बिज़नेस के मालिक को भी पता है। तो बिज़नेस में जो बातें कन्फर्म हैं उन्हें कहा जाता है निश्चितता, कन्फर्मिटी, कन्फर्म होना, निश्चित होना, कि भाई अगर बिज़नेस में हमने कोई मशीनरी खरीदी तो उसकी वैल्यू कम होगी, ये बात निश्चित है। अगर हमने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू 80,000 85,000 ही रह जाएगी, 15,000 रुपये उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो 15,000 रुपये जो कम होगी उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है, ये आपने अकाउंट से पढ़ा है। तो जो डेप्रिसिएशन है ये बात कन्फर्म है। लेकिन बिज़नेस के अंदर जो मशीनरी का खरीद करके लेके आए हैं वो 1 साल के बाद दुर्घटना हो जाएगी, 1 साल के अंदर अंदर वो मशीनरी ख़राब हो जाएगी, लेबर की वजह से या इलेक्ट्रिकल जो फ्लक्चुएशन होता है उसकी वजह से मशीनरी ख़राब हो जाएगी। तो ये बात क्या है? अनसर्टेन है, अनिश्चित है।
अगर मशीनरी के ख़राब होने की वजह से उसकी वैल्यू 80,000 रुपये रह गई है तो ये कैपिटल लॉस है हमारा। तो ये बात अनिश्चित है। तो जो बात निश्चित है, ये बात सबको पता है कि उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन की वजह से कम होगी, ये बात निश्चित है। लेकिन एक्सीडेंटल लॉस की वजह से उसकी वैल्यू कम हो सकती है, हो भी सकती है, ना भी हो। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। तो व्यवसाय में इस बात का हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है, डर बना रहता है कि पता नहीं ये चीज़ ना हो जाए, कहीं सामान चोरी ना हो जाए, कहीं बाढ़ ना आ जाए, कहीं भूकंप ना आ जाए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, सरकार की नीतियों में परिवर्तन ना आ जाए, हमारा सामान चोरी ना हो जाए, हमारे सामान में आग ना लग जाए। तो ये जो अनिश्चित बातें हैं, इन अनिश्चितताओं के कारण जो डर बना रहता है, उसी चीज़ को हम कहते हैं जोखिम, रिस्क। यार पता नहीं ऐसा ना हो जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि यार कहीं डेप्रिसिएशन ना लग जाए। डेप्रिसिएशन के लिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो कन्फर्म है कि लगेगा ही लगेगा। लेकिन हम ये कहेंगे एक्सीडेंटल लॉस ना हो जाए, ये बात अनिश्चित है। एक्सीडेंटल लॉस हो भी सकता है, ना भी हो। चोरी हो भी सकती है, ना भी हो। बाढ़ लगता है मतलब बाढ़ हो सकता है आ भी जाए, ना भी आए। चोरी हो सकता है हो भी जाए, ना भी हो। तो जो अनिश्चितताएं हैं, अनिश्चितताओं की वजह से जो हमेशा डर बना रहता है, उस चीज़ को कहा जाता है जोखिम। और क्योंकि ये जोखिम बिजनेस में है, तो इसलिए बिजनेस रिस्क कहा जाता है। तो व्यावसायिक जोखिम क्या है? व्यावसायिक जोखिम का मतलब है व्यवसाय में अनिश्चितताओं के कारण, जो अनिश्चितता मतलब हो भी सकता है और ना भी हो, तो व्यवसाय में अनिश्चितताओं के कारण जो संभावना बनी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यावसायिक जोखिम। एक और एग्जांपल देता हूँ। हमने सामान दिल्ली से बॉम्बे के लिए भेजा ट्रांसपोर्ट के जरिए, और रास्ते में बॉम्बे की तरफ जाते टाइम बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो हमें डर है कि कहीं सामान डूब ना जाए, या सामान बारिश में भीग करके ख़राब ना हो जाए। हो सकता है ना भी ख़राब हो, लेकिन चांसेस है कि हो सकता हो भी जाए, मतलब क्योंकि बारिश का माहौल है। तो ये जो अनिश्चितता बनी हुई है, इसकी वजह से हमारा सामान ख़राब होने का जो डर बना हुआ है, इसी चीज़ को कहेंगे बिजनेस रिस्क। हम अगर गोल्ड का बिज़नेस करते हैं तो लेबर हमारे पास काम करती है। तो गोल्ड अगर किसी ने मतलब 1 मिलीग्राम भी अगर चुरा लिया, तो एक mg अगर किसी ने चुराया है, तो टोटल 1 ग्राम 15 से 20 लोगों में हो जाएगा। तो 1 ग्राम का मतलब आप समझ सकते हैं कि 4 से 5 हज़ार रुपये का गोल्ड हमारा चोरी हो जाएगा। इस तरह से अगर रोज़ का इतना चोरी हो, तो पूरे मंथ में, पूरे साल में सोचिए कितना चोरी होगा। तो ये जो अनिश्चितता है कि चोरी पता नहीं हो जाए, चोरी हो सकता ना भी हो, तो ये जो अनिश्चितता है, इसकी चीज़ को क्या बोला जाएगा? बिजनेस रिस्क। अब ये बिजनेस रिस्क की कुछ विशेषताएं हैं। ये क्या है, ये पढ़ते हैं। 4 विशेषताएं मैंने लिखी हैं। नंबर 1, ये अनिश्चितताओं के कारण उत्पन्न होता है। बिजनेस में जितनी ज़्यादा अनिश्चितताएं होंगी, उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा। अनिश्चितता जितनी कम होगी, बिजनेस रिस्क उतना कम होगा। तो डेफिनेटली ये अनसर्टेनिटीज़ के कारण ही पैदा होता है, उत्पन्न होता है। अनसर्टेनिटीज़ मतलब अनिश्चितता। और ये हर एक बिज़नेस में मिलेगा आपको। कोई बिज़नेस इससे अछूता नहीं है। कोई बिज़नेस ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे बिज़नेस में रिस्क है ही नहीं। थोड़ा कम होगा वो अलग बात है, लेकिन होगा ज़रूर। थर्ड, यह व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। कई रिस्की बिजनेस होते हैं, जैसे कि अगर आप एयरप्लेन वगैरह का काम देखो, तो वहाँ पर हवा में उड़ता है तो रिस्क ज़्यादा है। अगर किसी का ट्रांसपोर्ट का काम है तो उसमें रिस्क ज़्यादा है। केमिकल का काम है तो उसमें रिस्क ज़्यादा है। लेकिन अगर हम अपने टीचिंग प्रोफेशन की देखें तो उसमें बिजनेस में रिस्क कम है। तथा व्यवसाय के आकार पर निर्भर करता है। व्यवसाय का आकार जितना ज़्यादा होगा, बिजनेस रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा। व्यवसाय का आकार जितना छोटा होगा, जितना छोटा बिजनेस उतना छोटा रिस्क। अगर हम पैसे के तौर पे देखें, तो अगर किसी की एक छोटी सी फैक्ट्री जिसमें 2 या 3 लेबर काम कर रही है, तो उसमें बिजनेस रिस्क पैसे के तौर पर कम होगा। और एक बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, जहाँ करोड़ों अरबों रुपए की मशीनरी लगी है, हज़ारों लेबर काम करती है, तो वहाँ पे बिजनेस रिस्क भी ज़्यादा होगा। प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अभी बताया मैंने आपको, केमिकल का बिजनेस है तो रिस्क ज़्यादा है। जहाँ पर पेट्रोल वगैरह का, केमिकल का काम होता है, तो वहाँ पे आग लगने का तुरंत खतरा बना रहता है। बॉम्बे की साइड में अगर किसी की फैक्ट्री है, तो वहाँ पर बॉम्बे, असम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर बारिश का रिस्क ज़्यादा रहता है, तो बिजनेस रिस्क भी ज़्यादा है। तो ये थे हमारा तीसरा पॉइंट। थर्ड है, और लाभ जो मिलता है हमेशा जोखिम उठाने के बदले ही प्राप्त होता है। आप जितना ज़्यादा जोखिम उठाओगे, आपको लाभ उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे, वो है व्यावसायिक जोखिमों के कारणों का वर्णन कीजिए। मतलब व्यावसायिक जोखिम जो हमने अभी पढ़ा, अनसर्टेनिटीज़ के कारण होता है,
इसके कारण बताने हैं कि किन किन कारणों से व्यावसायिक जोखिम हो सकते हैं। तो मेनली 2 या 3 कारण हैं। प्रकृति के कारण होता है, जिसे हम प्राकृतिक कारण कहेंगे, भाई बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण, आग लगने के कारण, और जितनी भी अनसर्टेनिटीज़ हैं जिसमें नेचर का रोल रहता है, तो इन सब कारणों को हम प्राकृतिक कारण कहेंगे। भाई बाढ़ आने का जो चांसेस है, अनसर्टेनिटीज़, हम ये थोड़ा ना कहेंगे बाढ़ आज ही आएगी या 10 दिन में बाढ़ आने वाली है या कल भूकंप आने वाला है, हम थोड़ी ना कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, अनसर्टेनिटीज़ है, अनिश्चित है। तो बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से, आग लगने की वजह से, दुर्घटना होने की वजह से जो जोखिम रहता है, उन सबको हम प्राकृतिक कारण कहते हैं। मतलब व्यावसायिक जोखिम प्राकृतिक कारणों की वजह से भी हो सकता है। मानवीय कारण, लोगों की वजह से, व्यावसायिक जोखिम लोगों की वजह से भी हो सकता है। तो उसमें जैसे मैंने 4-5 एग्जांपल दिए हैं। नंबर 1, हमने लोगों को सामान बेचा, डेटर्स। डेटर्स कौन है, हमने जिनको उधार बेचा हुआ है। तो अगर वो समय पर भुगतान ना करें या भुगतान बिना करे ही भाग जाएं या हमारा पैसा समय पर ना दें या फिर वो दिवालिया घोषित हो जाए तो उस समय हमारा पैसा डूब जाए, तो ये क्या है, मानवीय कारण है। तो ये हमारा डर बना रहता है कि हमने वो सामान तो उधार बेचा हुआ है, पता नहीं पैसे मिले ना मिले। कर्मचारी कहीं चोरी ना कर ले सामान की, हड़ताल ना कर दें, तालाबंदी ना कर दें। कर्मचारी चोरी भी कर सकते हैं सामान की, हड़ताल भी कर सकते हैं, तो इनकी वजह से भी रिस्क बना रहता है। कर्मचारी अगर मशीन को ख़राब कर दे या जाने में अनजाने में उसे मशीन चलाने नहीं आती और फिर भी वो कोशिश कर रहा है, तो कहीं मशीन ख़राब हो जाए, तो इसकी वजह से हमारे लाखों रुपए बिना मतलब के खर्च हो सकते हैं। तो ये रिस्क बना रहता है। तो डेटर अगर समय पर भुगतान ना करें, कर्मचारी चोरी कर ले सामान की, हड़ताल कर देता, तालाबंदी करवा दे, जो यूनियन बनी होती है तालाबंदी कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। कर्मचारी अगर मशीन वगैरह का नुकसान करवा दे, या एक और पॉइंट इसमें मैंने लिखा है कि कर्मचारी हमारे व्यवसाय की सूचना हमारे किसी कॉम्पिटिटर को दे दे, जो हमारे प्रतियोगी हैं, जो हमारे कॉम्पिटिशन जिनसे चलता है हमारी जो गुप्त सूचनाएं हैं, व्यक्तिगत जो सूचनाएं हैं, वो किसी अगर हमारे कॉम्पिटिटर को दे दें तो इससे भी हमारा बहुत नुकसान होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये मानवीय कारण है, ह्यूमन कॉजेज़ हैं, ये नेचुरल कॉजेज़ हैं। ह्यूमन कॉजेज़ में मैंने आपको 5 बताए। इसी में आगे आता है आर्थिक कारण। तीसरा प्रकार है व्यावसायिक जोखिमों के होने का आर्थिक कारण, पैसे संबंधी कारण। व्यापारिक प्रतियोगिता, हमारे कॉम्पिटिटर है वो पता नहीं कौन सी नीति अपना ले, हमने किसी ब्रांड एम्बेसडर को अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा, उन्होंने उससे बढ़िया ब्रांड एम्बेसडर अपने प्रोडक्ट के लिए रख लिया, तो उपभोक्ता जो थे हमारे जो सामान खरीदने वाले लोग थे, वो हमें छोड़ करके दूसरी जगह सामान खरीदने के लिए पहुंच गए। हमने जो प्राइस रखा था, हमारे कॉम्पिटिटर ने उससे 50 पैसे कम पर वस्तु को बेचना चालू कर दिया। हम 1 साल की फ्री सर्विस प्रोवाइड करवा रहे थे, वो 1.5 साल या 2 साल की फ्री सर्विस देने लगे। तो व्यावसायिक जोखिम जो है आर्थिक कारणों की वजह से भी बनता है। उसमें व्यापारिक प्रतियोगिता भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। कीमतों में कमी कर देना, वृद्धि कर देना, हमारे कॉम्पिटिटर द्वारा कीमतों में कमी की जाना अथवा हमारे द्वारा बिना मतलब के लिए वृद्धि किया जाना, ये भी एक प्रकार का जोखिम है। या सरकार द्वारा ही कीमतों में कमी किया जाना या सरकार द्वारा ही वृद्धि किया जाना, तो या कच्चे माल की लागतों में वृद्धि हो जाना। हम जो सामान खरीद करके लेके आते हैं रॉ मटेरियल अपने लिए, अपने सामान को बनाने के लिए, उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाए, या हमारा जो बना हुआ माल है उसकी कीमतों में कमी हो जाए, तो दोनों ही सिचुएशंस में हमें नुकसान हो गया। अगर हम कच्चा सामान महंगा लेकर के आएँ और जो बाद में हमने सामान बनाया उसकी कीमतों में कमी हो जाए, दोनों ही सिचुएशन में हमें नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा है। जिस टेक्नोलॉजी से हम सामान बना रहे हैं, जिस मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं, उस तकनीक में परिवर्तन हो जाए, वो तकनीक पुरानी हो जाए, तो हमने तो लाखों करोड़ों रुपए लगा करके मशीनरीज खरीद रखी हैं, जो टेक्निक हम प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत महंगी थी, लेकिन कुछ ही समय के अंदर अचानक इसमें परिवर्तन आ गया, तो डेफिनेटली बात है हमें बहुत नुकसान होने के चांसेस बन जाए। बैंकों द्वारा ब्याज की दरों में वृद्धि कर दिया जाना, आरबीआई द्वारा या बैंकों द्वारा ब्याज की दर अगर बढ़ा दी जाए, तो जो हमारे को लोन सस्ते रेट पे मिल रहा था वो महंगे रेट पे मिलेगा, तो ये भी हमारे लिए एक प्रकार का रिस्क है। सरकार द्वारा टैक्स में वृद्धि कर किया जाना, तो सभी की वजह से हमारा जो पैसे संबंधी जो दबाव है वो हमारे सिर पर ज़्यादा पड़ जाते हैं। और उसके अलावा अन्य कारकों में जो इन तीनों में कहीं नहीं आते, वो अन्य कारकों में लिखे जा सकते हैं। जैसे सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन कर दे कि भैया जो ये प्रोडक्ट बन रहा था अब ये बिल्कुल बनना ही नहीं चाहिए हमारे देश में, तो इस तरह की कोई नीतियों में परिवर्तन आ जाए। गवर्नमेंट जो पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार आ जाए, बीजेपी के बाद कांग्रेस की आ जाए या किसी और पार्टी में आ जाए, तो उनका उद्योगों के प्रति किस प्रकार का रवैया रहता है उसमें परिवर्तन हो जाए। तो इन सब की वजह से भी हमेशा
रिस्क बना रहता है। तो मेनली 3 प्रकार हैं और चौथा मैंने अन्य कारण बताया। तो ये इनकी वजह से व्यावसायिक जोखिम हमेशा बिजनेस में बने रहते हैं। तो ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा मैंने 15 क्वेश्चन इसके हिंट दिए हैं, समझाया है। आप इनको बुक से पढ़ोगे, R.K. सिंगला या पूनम गांधी या कोई और भी बुक जो भी आपके पास हो उससे पढ़ोगे। मैंने इस पूरे चैप्टर में आपको केवल हिंट दिए हैं पॉइंट वाइज, इनकी पूरी डिटेल आपको अपने आप तैयार करनी है।